भारत में खेती की कहानी सिर्फ फसलों की नहीं है। ये एक लय है, एक धुन है, जो यहाँ की जमीन, यहाँ की मिट्टी और मौसम की सदियों पुरानी ताल से जुड़ी हुई है। तो आज हम इसी नींव को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले भारत के एग्रीकल्चरल स्केल को समझते हैं। ये कोई मामूली इंडस्ट्री नहीं है, ये देश की जीवन रेखा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। देश की लगभग 60% आबादी की रोजी रोटी सीधे सीधे खेती से चलती है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये सेक्टर कितना ज्यादा मायने रखता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इस इतने बड़े एग्रीकल्चरल सिस्टम को चलाती है? और इसका जवाब ठीक हमारी जमीन के नीचे छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। भारत की खेती की पूरी कहानी उसकी मिट्टी से ही शुरू होती है। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक जिंदा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाउंडेशन है। जरा इस नक्शे को देखिए, क्या कमाल की विविधता है। उत्तर के मैदानों से लेकर दक्कन के पठार तक हर रंग एक अलग तरह की मिट्टी, उसकी अलग कहानी और उसकी एक अलग ताकत को दिखाता है। तो इतनी सारी मिट्टियों में से आज हम 3 सबसे बड़े और सबसे अहम प्लेयर्स पर फोकस करेंगे। ये वो 3 मिट्टियां हैं जो भारत की खेती की रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, यानी एलुवियल सॉइल की। मैप पर ये जो हल्का नीला रंग दिख रहा है ना, ये पूरा इलाका इसी मिट्टी का है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदानों को कवर करती है, जिसे भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। अब ये मिट्टी इतनी खास क्यों है? इसकी वजह है नदियां। ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से बनी है, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। भारत का लगभग 40% एरिया इसी से ढका है। इसमें पोटैश खूब होता है और ये झरझरी भी होती है, जो इसे खेती के लिए एकदम आइडियल बना देता है। और सच तो ये है कि यही वो मिट्टी थी जिसने 1960s के दशक की हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी थी, जिसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी मिट्टी की, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। मैप पर ये जो पर्पल कलर का एरिया है, ये वही है। इसे रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं और ये ज्यादातर दक्कन के पठार पर पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये ज्वालामुखी के लावे से बनी है और इसी वजह से इसमें पानी सोख कर रखने की गजब की ताकत होती है, बिल्कुल एक नेचुरल स्पंज की तरह। ये उन इलाकों के लिए वरदान है जहां सिंचाई कम होती है और पानी को पकड़कर रखने की यही काबिलियत इसे भारत का कॉटन हब बनाती है। कपास की फसल को काफी पानी चाहिए होता है और ये मिट्टी उसे वो नमी मुहैया कराती है। ओके, तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मिट्टी ग्रुप पर। मैप पर ये जो लाल और पीले रंग के हिस्से हैं, ये है रेड और लैटेराइट मिट्टी। ये ज्यादातर देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मिलती हैं। अब देखिए, ये दोनों मिट्टियां अक्सर आसपास ही मिलती हैं, पर इनमें एक बड़ा फर्क है जो मौसम की वजह से आता है। लाल मिट्टी उन जगहों पर बनती है जहां बारिश कम होती है और इसका लाल रंग आयरन की वजह से होता है। वहीं दूसरी तरफ लैटेराइट मिट्टी ज्यादा तापमान और भारी बारिश वाले इलाकों में बनती है, जहां तेज बारिश सारे पोषक तत्वों को बहा ले जाती है। और यही ड्रेनेज वाला गुण लैटेराइट मिट्टी को चाय और कॉफी जैसी बागानी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट बना देता है। इसीलिए केरल, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में चाय कॉफी के बड़े बड़े बागान देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई मिट्टी की बात, यानी हमारी नींव। लेकिन इस नींव पर इमारत खड़ी होती है मौसम की लय से। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, भारत में खेती का पूरा कैलेंडर 3 मौसमों में बटा हुआ है। पहला है खरीफ, जो मॉनसून की फसल है। इसमें धान, कपास जैसी फसलें होती हैं जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए। फिर आती है रबी, यानी सर्दियों की फसल, जैसे गेहूं और सरसों। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गर्मी का मौसम आता है जिसे जायद कहते हैं, जिसमें तरबूज और खीरे जैसी फसलें होती हैं। तो अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। उत्तर की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मॉनसून में खरीफ के धान और सर्दियों में रबी के गेहूं दोनों के लिए बेस्ट है। दक्कन की काली मिट्टी जो पानी सोखती है, वो खरीफ की फसल जैसे कपास के लिए परफेक्ट है। और दक्षिण पूर्व की लैटेराइट मिट्टी जिसमें पानी रुकता नहीं, चाय कॉफी जैसी बागानी फसलों को सपोर्ट करती है।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारत की अलग अलग तरह की मिट्टी और ये 3 खास मौसम, ये दोनों मिलकर एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाते हैं जो बहुत लचीला भी है और विविध भी। ये कुदरत और इंसान के बीच एक शानदार पार्टनरशिप है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना होगा, जिस तरह से क्लाइमेट बदल रहा है, हमारा ये सदियों पुराना और नाजुक सिस्टम आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है।